बहुत समय पहले की बात है। एक हीरापुर नगर में किशोर नाम का एक मक्कार ठग अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। उसके पिता का देहांत बहुत पहले हो चुका था और परिवार का भरण पोषण किशोर की ठगी के धंधे पर ही निर्भर था। लेकिन उसकी माँ, जिसने जीवन की कठिनाइयों को करीब से देखा था, उसके भविष्य को लेकर हमेशा चिंतित रहती थी। माँ, मेरी प्यारी माँ, आज तुम इतनी उदास क्यों हो? क्या मुझसे कोई भूल हुई है या फिर तुम्हें घर में कोई कष्ट है? कृपया मुझे बताओ। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी उदासी का कारण तो कुछ और ही है, जिसे तुम जानकर भी क्या करोगे। यह एक ऐसी चिंता है जो सिर्फ मेरे साथ ही दफन हो सकती है। नहीं माँ, तुम मुझे बताओ तो सही। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि मैं तुम्हारी उदासी को दूर कर सकूँ। तुम्हारी खुशी ही मेरे जीवन का सबसे बड़ा सुख है। तो सुन बेटा, मेरी उदासी का सिर्फ एक ही कारण है, और वो ये कि मेरे मरने के बाद तू किस प्रकार भोजन बनाकर खाएगा, कौन तेरी देखभाल करेगा, कौन तुझे समय पर खाना देगा। यदि मेरे सामने ही तेरे लिए कोई रोटी बनाने वाली आ जाती तो अच्छा होता, लेकिन तू है कि मेरी कभी सुनता ही नहीं। तूने कभी शादी की बात को गंभीरता से नहीं लिया, और अब जब मेरी उम्र ढल रही है तो ये चिंता मुझे खाई जा रही है। बस इतनी सी बात माँ। यदि तुम्हारी उदासी का कारण सिर्फ यही है तो तुम चिंता मत करो। मैं वादा करता हूँ कि जल्दी ही तुम्हारे लिए एक सुंदर सी बहू ले आऊँगा, जो तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेगी और तुम्हारी हर बात मानेगी। वो तुम्हें अपनी माँ समझेगी और तुम्हें कभी अकेलापन महसूस नहीं होने देगी। क्या तू सच कह रहा है बेटा? हाँ माँ, बिल्कुल सच। अब तुम जल्दी से मुझे खाना परोस दो। मैं खा पीकर अपने काम पर जाऊँगा। मुझे पता है कि मुझे कहाँ जाना है और क्या करना है। माँ के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। किशोर की बात सुनकर उसे थोड़ी तसल्ली हुई। उसने जल्दी ही किशोर को खाना परोस दिया और किशोर ने भी जल्दबाजी में खाना खा लिया। उसके मन में एक नया लक्ष्य था, अपनी माँ की चिंता को दूर करना, और इसके लिए उसे एक नया शिकार ढूंढना था। किशोर सीधे नगर के सबसे बड़े जौहरी की दुकान पर पहुंचा। सेठ जी, मुझे एक बड़ा ही अच्छा और कीमती हार चाहिए। क्या आपके पास मिलेगा? मेरी पत्नी के लिए एक विशेष अवसर है और मैं उसे कुछ अच्छा उपहार देना चाहता हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं श्रीमान, आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। हमारे पास एक से बढ़कर एक कीमती और सुंदर हार है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ। हमारे यहाँ आपको वो सब मिलेगा जो आपको और कहीं नहीं मिलेगा। इतना कहकर सेठ किशोर को हार दिखाता है। उनमें से एक हार किशोर को बेहद पसंद आया। एक शानदार सोने का हार जिसमें जड़े हुए नीलम उसकी आंखों को विशेष रूप से भा गए। वो हार बहुत ही कीमती था। सेठ जी, इस हार की क्या कीमत होगी? ये सचमुच अद्भुत है और मुझे लगता है कि ये मेरी पत्नी को बहुत पसंद आएगा। हुजूर, ये हार हमारे सबसे बेहतरीन कारीगरों द्वारा बनाया गया है। इसकी कीमत वैसे तो 700 अशरफियाँ है, लेकिन आपके लिए 500 अशरफियाँ, क्योंकि आप पहली बार यहाँ आए हैं। ये एक विशेष छूट है जो मैं हर किसी को नहीं देता। ठीक है, ये लीजिए 500 अशरफियाँ, और कृपया करके इसकी रसीद बनाकर दे दीजिए। मुझे अपनी पत्नी को दिखाना होगा कि मैंने एक अच्छा सौदा किया है। सेठ ने अशरफियाँ ली और उन्हें सावधानी से गिना। उसकी आंखें चमक उठी। यह एक अच्छा सौदा था। उसने तुरंत एक रसीद लिखकर किशोर को दे दी, जिस पर हार का विवरण और कीमत स्पष्ट रूप से लिखी थी। आशा है कि आप जल्दी दोबारा आएंगे। हमारे पास और भी कई सुंदर सुंदर आभूषण हैं जो आपकी पत्नी को पसंद आएंगे। धन्यवाद सेठ जी, शायद मैं जल्दी ही वापस आऊँगा। किशोर दुकान से बाहर निकल गया। उसके चेहरे पर एक विजय मुस्कान थी।
वह जानता था कि उसकी योजना का पहला चरण सफलतापूर्वक हो गया है। वो एक सुनसान जगह पर पहुंचा जहां एक विशाल पेड़ था। उसने हार को सावधानी से पेड़ के नीचे झाड़ियों में छुपा दिया। फिर किशोर अपनी दूसरी चाल चलता है और थोड़ी देर बाद उसी सेठ की दुकान पर पहुंचता है। इस बार उसके चेहरे पर थोड़ी चिंता थी और हड़बड़ी का भाव था, जैसे कि वो किसी महत्वपूर्ण काम के लिए लौटा हो। अरे शाबाश, आइए आइए, कहिए मैं आपकी फिर से क्या सेवा करूं? लगता है आपको हमारा कोई और आभूषण पसंद आ गया है। सेठ जी, हमारी पत्नी और साली को आपका दिया हुआ वो हार बहुत ही पसंद आया। मेरी साली साहिबा भी उसी तरीके का हार लेने के लिए जिद पर अड़ आई है। वो कहती है कि उन्हें बिल्कुल वैसा ही हार चाहिए, कोई दूसरा नहीं। इसलिए मैं दोबारा आपकी दुकान पर आया हूँ। अरे श्रीमान, आप ही क्या, हमारे यहाँ से जो भी एक बार जेवर खरीद कर जाता है वो बार बार इसी दुकान पर आता है, किसी और दुकान पर नहीं जाता, क्योंकि उन्हें हमारी गुणवत्ता और ईमानदारी पर भरोसा है। आप रुकिए, मैं अभी वो हार लेकर आता हूँ। सेठ ने वैसा ही हार एक डब्बे में डालकर किशोर को दे दिया। ये लीजिए श्रीमान, ठीक वैसा ही हार। मुझे यकीन है कि आपकी साली साहिबा इसे देखकर बहुत खुश होगी। बहुत खूब सेठ जी, आपने मेरा काम आसान कर दिया। धन्यवाद सेठ जी, अब मैं चलता हूँ। चले जाइए हुजूर, लेकिन कृपया करके इस हार की कीमत तो अदा कर दीजिए। आपने अभी तक इसके पैसे नहीं दिए। क्या मतलब? इसकी कीमत तो मैं आपको पहले ही दे चुका हूँ, पूरी 500 अशर्फियाँ। अब आप मुझसे किस बात की कीमत मांग रहे हैं? क्या आप अपनी याददाश्त खो बैठे हैं? क्या बकते हो तुम? पहले आपने उस हार की कीमत दी थी जो आप अपनी पत्नी के लिए लेकर गए थे, इसकी नहीं, ये दूसरा हार है। पहले मैंने तुमसे कौन सा हार खरीदा? मैंने तो तुमसे यही हार खरीदा है जिसके पैसे मैंने तुम्हें दे दिए हैं, और तुमने उसी की रसीद लिखकर मुझे दी है। तुम मुझे मूर्ख समझने की कोशिश कर रहे हो। झूठे मक्कार चालाक इंसान, मुझे तुम इस तरह से ठग नहीं सकते। या तो मेरा हार वापस करो या फिर इसके पैसे दो। मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा। अरे बेईमान तो तुम हो, एक हार के 2-2 बार पैसे मांगते हो। जाने दो मुझे, वरना अंजाम ठीक ना होगा। मैं तुम्हारी शिकायत महाराज से करूँगा। इसके बाद दोनों में कहा सुनी होने लगी। उन दोनों की आवाजें सुनकर लोग जमा हो गए। तभी वहाँ एक सिपाही भी आ गया। तुम दोनों ने ये क्या हंगामा मचा रखा है? ये बाजार है, कोई अखाड़ा नहीं। शांत हो जाओ और मुझे बताओ कि आखिर हुआ क्या है, नहीं तो मैं तुम दोनों को महाराज के पास ले जाऊंगा। हुजूर, इसने मुझसे 2 हार खरीदे और एक के ही पैसे दिए, दूसरा मुफ्त में ही ले जाना चाहता है। ये एक ठग है हुजूर, इसने मेरी आंखों में धूल झोंकी है। नहीं साहब, ये बेईमान झूठ कहता है। मैं एक शरीफ आदमी हूँ और ये मुझे ठगना चाहता है। मैंने इससे केवल एक ही हार खरीदा है और उसके पैसे भी दिए हैं, और उसकी मेरे पास रसीद भी है। बस अब और नहीं, मैं तुम्हें पकड़कर महाराज के पास ले जाता हूँ। वहीं पता चलेगा कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। सिपाही की यह बात सुनकर किशोर के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी, जो उसकी योजना के सफल होने का संकेत दे रही थी। फिर सिपाही उन्हें महाराज के पास ले जाता है। सिपाही महाराज को पूरी बात सुना देता है। हाँ तो सेठ जी, अब आप बताओ कि क्या किस्सा है। आराम से बताओ, कोई हड़बड़ी नहीं। हुजूर, इस आदमी ने मुझसे एक हार खरीदा, उसकी कीमत देकर इसने मुझसे रसीद लिखवाई और चला गया। कुछ देर बाद ये दोबारा मेरी दुकान पर वापस आया और कहने लगा कि इसकी साली को भी ठीक वैसा ही हार चाहिए। तो मैंने इसे वो दूसरा हार लाकर दे दिया, लेकिन जब मैंने पैसे मांगे तो ये कहता है कि मैं पहले ही पैसे दे चुका हूँ। हुजूर, इसने मुझे बेवकूफ बनाया है। महाराज की नजर किशोर के ऊपर थी, ये जानने के लिए कि अब वो क्या बहाना बनाता है। क्या रे, क्या ये सेठ सच कहता है और तुम्हारी क्या कहानी है?
नहीं हुजूर, ये धोखेबाज बिल्कुल झूठ बोल रहा है। महाराज, मैं एक परदेसी आदमी हूँ। मेरा इस देश में कोई रिश्तेदार भी नहीं है जिसे मैं वो पहला हार दे दूँ। भला मैं एक ही तरह के 2 हार क्यों खरीदूंगा, जबकि मुझे एक की ही जरूरत है। मैंने इस दुकानदार से केवल एक ही हार खरीदा था और इसकी रकम देकर इससे 500 अशरफियों की रसीद लिखवा ली थी। किशोर ने अपनी बात को और मजबूत करने के लिए एक नाटक शुरू किया। लेकिन जब मैं कुछ और हार देखकर वापस जाने लगा तो ये मुझसे इस हार की दोबारा कीमत मांगने लगा। मुझे नहीं पता कि इसके मन में क्या चल रहा था, लेकिन इसने मुझ पर झूठा आरोप लगाया है। विश्वास ना हो तो आप मेरी तलाशी ले लीजिए। मेरे पास इस हार के अलावा और कोई दूसरा हार नहीं है और ना ही कोई और पैसे हैं। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मुझे सजा दे दीजिए। महाराज ने किशोर की आत्मविश्वास भरी बातों को सुना। वो जानते थे कि एक ठग कितना शातिर हो सकता है। सिपाही, जरा इस किशोर की तलाशी लो। राजा के आदेश पर सिपाही किशोर की तलाशी लेते हैं। तलाशी में सचमुच में ही किशोर की जेब में एक फूटी कौड़ी भी नहीं निकली और ना ही कोई दूसरा हार निकला। अरे बेईमान सेठ, तू इस शरीफ इंसान पर झूठा दोष क्यों लगाता है? इसके पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है, फिर ये तेरे पास दूसरा हार खरीदने के लिए क्यों आएगा? क्या तुझे अपने धंधे से फुर्सत नहीं है कि तू निर्दोष लोगों को परेशान करे? जा, भाग जा यहाँ से, वरना तुझे कारागार में डलवा दूंगा। अब हमें तो यह भी शक हो रहा है कि तूने ऐसे ही मासूम लोगों को और भी ठगा होगा। सेठ शर्मिंदा होकर वहां से चला गया, अपनी हार स्वीकार करते हुए। किशोर भी उस स्थान पर पहुंच गया जहां उसने वो हार छुपाया था। हार लेकर वो वहां से अपने घर की ओर चला गया। घर पहुंचकर उसने दोनों हार अपनी माँ को दिखाए। माँ की आंखें चमक उठी। वाह बेटा, कितने कीमती हार है ये। अब तो तुम्हें कई महीनों तक कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। हमारी सारी चिंताएं दूर हो गई। अब बस एक सुंदर सी बहू घर पर ले आ तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। हाँ माँ, तेरी ये इच्छा भी जल्दी ही पूरी करूँगा। ये मेरी अगली योजना है और मैं तुम्हें निराश नहीं करूँगा। उस रात खा पीकर किशोर आराम से सोया। उसकी अगली योजना उसके सपनों में आकार ले रही थी। वो जानता था कि अब उसे एक और ठगी करनी है, लेकिन इस बार का लक्ष्य अलग था। अगले दिन सुबह होने पर किशोर सीधा बाजार में एक हलवाई की दुकान पर पहुंचा। सुबह सुबह हलवाई की दुकान पर गर्मा गर्म जलेबियों की खुशबू फैल रही थी, जो हर राहगीर को अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। अरे भाई हलवाई, जरा शेर भर जलेबी तो देना। मुझे अभी एक लंबी यात्रा पर जाना है और रास्ते में कुछ खाने को नहीं मिलेगा। हलवाई ने एक सेर जलेबी तोलकर किशोर को दे दी। किशोर जलेबियां लेकर वहां से निकल गया। चलते चलते वो थोड़ी ही देर में एक सुनसान रास्ते पर पहुंच गया। हाँ, ये पेड़ ठीक रहेगा शिकार फंसाने के लिए। इसकी डालियां मजबूत है। फिर किशोर पेड़ के ऊपर चढ़कर आधी जलेबियां पेड़ पर लटका देता है, जैसे वे पेड़ पर उग रही हो। जब वो नीचे उतरा तो उसने जलेबियों से लदे पेड़ को देखा और मुस्कुराया। वाह, ये जलेबियां इस पेड़ पर कितनी सुंदर लग रही है। कोई भी इसे देखकर धोखा खा जाएगा। किशोर उसी रास्ते पर थोड़ा सा आगे जाकर एक जगह पर बैठ गया और बाकी बची हुई जलेबियां धीरे धीरे खाने लगा। उसने एक ऐसा स्थान चुना जहां से वो पेड़ और आने जाने वाले राहगीरों को आसानी से देख सके। कुछ देर बाद एक राहगीर जो घोड़े पर सवार था वहां से गुजरा। राहगीर थका हुआ लग रहा था और उसके चेहरे पर भूख के निशान थे। किशोर ने उसे आते हुए देखा
और तुरंत अपनी योजना को अंजाम देने के लिए तैयार हो गया। अरे भाई जरा रुको, लगता है तुम काफी दूर से आ रहे हो। क्यों भाई, तुमने मुझे क्यों रोका? क्या कोई काम है? भाई तुम्हारे चेहरे से लगता है कि तुम काफी लंबा सफर करके आ रहे हो, शायद थके हुए और भूखे भी लग रहे हो। लो थोड़ी सी जलेबियाँ खा लो और आराम कर लो। राहगीर सचमुच ही काफी थका हुआ और भूखा था। जलेबियां देखकर उसकी भूख और भी बढ़ गई और वो घोड़े से नीचे उतर गया और उसने जलेबी लेने में कोई आनाकानी नहीं की और तुरंत उन्हें खाने लगा। जलेबियां स्वादिष्ट थी। भाई इस सुनसान स्थान पर ये जलेबियाँ कहाँ से मिली? यहाँ तो दूर दूर तक किसी हलवाई की कोई दुकान तक नहीं है। अरे भाई ये जलेबियाँ मैंने किसी दुकान से नहीं खरीदी, बल्कि पास ही में एक पेड़ से तोड़कर लाया हूँ। वो एक जादुई पेड़ है जिस पर जलेबियाँ उगती है। क्या कहा? जलेबियाँ किसी पेड़ पर लगी हुई है? ये तो मैंने कभी नहीं सुना। ये कैसे संभव है? हाँ भाई, और वो पेड़ यहाँ से 10 कदम दूर बाई ओर है। अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं आता तो तुम खुद जाकर देख लो। तुम्हें जितनी जलेबियाँ चाहिए उतनी तोड़ लो। अच्छा भाई, मुझे बड़े जोर से भूख लगी है, मैं अभी जलेबियाँ तोड़कर लाता हूँ। ये तो बहुत अद्भुत बात है। यह कहकर वो राहगीर तुरंत जलेबियां वाले उस पेड़ के पास गया। उसने जैसे ही पेड़ पर जलेबियां देखी, उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। वाह, यहाँ तो सचमुच की जलेबियाँ लटक रही है। ये तो किसी चमत्कार से कम नहीं। फिर राहगीर ने पेड़ पर चढ़कर जलेबियां तोड़ी और वहीं बैठे बैठे उन्हें खाने लगा। वो जलेबियां खाने में मग्न हो गया। जब कुछ देर बाद जलेबियां खाकर वो पेड़ से नीचे उतरा तो उसने देखा कि उसका घोड़ा और किशोर दोनों ही वहाँ पर नहीं थे। वो आदमी कहाँ है? और मेरा घोड़ा भी गायब है। हे भगवान, मैं कहाँ आ फंसा? उस आदमी ने काफी देर तक इधर उधर किशोर और अपने घोड़े को खोजने की कोशिश की, मगर दोनों ही कहीं नहीं मिले। सुनसान रास्ता और दूर दूर तक कोई निशान नहीं। उसे यह समझते देर न लगी कि वो एक ठग के हाथों ठगा गया है। हाय, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। जरूर वो कोई ठग था जो जलेबी का लालच देकर मेरा घोड़ा ले गया। अब मैं अपने घर कैसे जाऊंगा? वो आदमी रोता बिलखता पैदल ही अपने घर की ओर चल पड़ा, अपने भाग्य को कोसता हुआ। दूसरी तरफ किशोर उस आदमी को ठगकर और उसके घोड़े पर सवार होकर एक तरफ उड़ा जा रहा था। तब सामने से गुजरता हुआ एक बूढ़ा और उसकी जवान बेटी पैदल आती हुई उसे दिखाई दी। किशोर ने उसे देखते ही मन सोचा, वाह कितनी सुंदर लड़की है। माँ को बहू चाहिए तो क्यों ना इसे ही अपनी दुल्हन बना लूं। ये तो एक तीर से दो शिकार करने जैसा है। ये सोचकर किशोर उन दोनों के नजदीक गया और घोड़े को रोक दिया। बूढ़े बाबा, आप पैदल चलने के कारण थक गए होंगे। आपकी बेटी भी बहुत थकी हुई लग रही है, इसीलिए आप दोनों मेरे घोड़े पर बैठ जाओ। मैं आपको घर पर छोड़ दूंगा। ये सुनसान रास्ता है और यहाँ पैदल चलना बहुत मुश्किल हो सकता है। हाँ बेटा, हम सचमुच थक गए हैं। अगर तुम मेरे साथ उपकार करना ही चाहते हो तो तुम मेरी बेटी को थोड़ी दूर तक बैठा लो। मेरी बेटी को चलने की आदत नहीं है। ये पहली बार इतनी दूर तक पैदल चल रही है, इसीलिए जरूर थक गई होगी। मैं धीरे धीरे पैदल चल लूँगा। मुझे कोई एतराज नहीं है बाबा, मैं अभी इसे अपने घोड़े पर बैठा लेता हूँ। ये मेरा सौभाग्य होगा कि मैं आपकी मदद कर सकूँ। किशोर बूढ़े की लड़की को अपने घोड़े पर बिठा लेता है और बूढ़े के साथ साथ उसके घर की ओर चल पड़ा। वो जानबूझकर धीरे धीरे चल रहा था ताकि बूढ़े को कोई शक ना हो। बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? तुम तो बहुत ही भले आदमी हो। मुझे जवाई बाबू कहते हैं बाबा। इतना कहकर किशोर ने घोड़े को एड़ लगाई और उसे सरपट दूसरी दिशा में दौड़ा दिया। वो जानता था
कि अब उसकी योजना का अंतिम चरण शुरू हो गया है। लड़की घबरा गई और बूढ़ा चीखने लगा। हाय राम, अरे कोई पकड़ो उसे, जमाई बाबू मेरी लड़की को भगाकर ले जा रहा है, अरे कोई मेरी मदद करो। बूढ़े की चीख पुकार सुनकर आते जाते लोग उसे घेर कर खड़े हो गए। उन्हें लगा कि कोई पारिवारिक झगड़ा है। क्या हुआ काका जी, आप इस तरह क्यों चिल्ला रहे हो? क्या कोई परेशानी है? अरे कोई मेरी बेटी को बचाओ, वो जमाई बाबू का बच्चा मेरी बेटी को जबरदस्ती भगाकर ले जा रहा है। अरे काका, इसमें हैरानी की कौन सी बात है? वो आपका जवाई बाबू ही तो है। अगर वो तुम्हारी बेटी को नहीं ले जाएगा तो कौन ले जाएगा? बूढ़े ने लोगों को काफी समझाने की कोशिश की, लेकिन किसी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। वह उसे पागल समझकर हंसते हंसते वहां से आगे चले गए। दूसरी तरफ किशोर सीमा को लेकर अपने घर पर पहुंचा। उसकी माँ, जो घर के बाहर उसका इंतजार कर रही थी, उसे देखकर खुश हो गई। माँ देख, मैं तेरे लिए बहू लेकर आया हूँ। जैसा तुमने कहा था ठीक वैसी ही सुंदर और सुशील बहू है। वाह बेटा, कितनी सुंदर बहू है। अब मेरी सारी चिंताएं दूर हो गई। तूने मेरी आखिरी इच्छा पूरी कर दी बेटा, अब मुझे शांति मिल गई। सीमा, जो पहले थोड़ी डरी हुई थी, माँ के प्यार और किशोर के व्यवहार को देखकर शांत हो गई। उसे किशोर के व्यवहार में एक अजीब सा आकर्षण महसूस हुआ। उसे लगा कि वो भले ही ठग हो, लेकिन उसमें कुछ ऐसा था जो उसे पसंद आया। बेटा, आज मुझे एक वचन और दे दे, ये मेरी आखिरी इच्छा है। बोलो माँ, क्या वचन चाहती हो? मैं तुम्हारी हर बात मानने को तैयार हूँ। बेटा, ये ठगी का धंधा छोड़ दे, ये पाप का काम है। अब जब तुझे लड़की मिल गई है तो तू एक नेक इंसान की तरह मेहनत और मजदूरी करके अपना पेट भर। मैं नहीं चाहती कि तू इस रास्ते पर और चले। ठीक है माँ, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि आज के बाद मैं ठगी और बेईमानी का कोई काम नहीं करूँगा, बल्कि मैं मेहनत मजदूरी करके सभी का पेट पालूंगा। मैं अपनी पत्नी और तुम्हें कभी निराश नहीं करूँगा। किशोर की ऐसी बात सुनकर सीमा को भी किशोर मन ही मन भाग गया था, इसलिए उसने किशोर से विवाह करने में कोई आनाकानी नहीं की। किशोर ने उससे विधि विधान से विवाह कर लिया। इसके बाद किशोर ने अपना जीवन पूरी तरह बदल दिया। वो एक मेहनती इंसान की तरह मेहनत मजदूरी करके अपनी माँ और अपनी पत्नी का पेट पालने लगा। उनके घर में सुख शांति का वास हुआ और वे एक आनंदमय जीवन बिताने लगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।